रहा है। सब जो है कल बातें इनकी ढोल की पोल उनके विधायकों ने खोल दी। अब कितने वो हो चुके स्कैम के बाद स्कैम, गार्डन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, कहीं फार्मेसी का घोटाला, कहीं HPSC का घोटाला, कहीं SFB का घोटाला, और घोटाले घोटाले हैं। लेकिन धान कहीं कभी धान का घोटाला, एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड कमिट करी थी। तो बहुत सारे दिनों में SIT लोग बिठाते हैं। जिस दिन वो घोटाला शोर बजे SIT की रिपोर्ट तो आज तक आई नहीं। इसी वास्ते मैंने असेंबली में कहा था ये SIT जो है इनकी वो है सिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन टेबल पे रहती है, धरातल पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती इनकी। आज तक एक उसका घोटाले की कोई वो नहीं आई। और देखिए किसी भी प्रदेश की जो विकास की पैमाने शिक्षा, स्वास्थ्य से होते हैं भाई क्या है। आज 38,000 टीचर्स की जगह खाली है, स्कूल बंद हो रहे हैं, और एक किस्म से सरकारी स्कूलों में जो सुविधा थी वो भी पूरी नहीं मिल रही है, और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जाए क्योंकि टीचर नहीं है। 38,000 50% पोस्ट जहाँ वेकेंट होंगी, छोटे छोटे बच्चे हड़ताल में बैठे हैं, हमारे पास टीचर नहीं। आप जो देख रहे हैं ये देते हैं। स्वास्थ्य का ये आ गया 10,000 पोस्ट वेकेंट है। मतलब स्थिति ये है, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पे ही रहते हैं, सड़कों पे ही रहते हैं इनके कर्मचारी। कटौती में लग गई। 5.5 लाख जो है वो ओल्ड एज पेंशन इन्होंने काट दी। ये पहचान पत्र के बहाने से, ये इस पहचान पत्र का और कोई मायने नहीं है, सिर्फ पेंशन कार्ड पत्र है ये। अब एक लड़का नौकरी कर रहा है, उसकी भी काट दी। अब वो लड़का उसकी अपने बाप की सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो होना चाहिए उसमें। विडोज और डेस्टिट्यूट 5.5 लाख के करीब काट दिए उन्होंने। अब कोई भी बात कहते हैं, एक पोर्टल बना दिया। कल मैंने पूछा हिंदी में कि भाई कितने पोर्टल हैं, इनको सरकार को स्वयं पता नहीं है कितने पोर्टल हैं। पोर्टल सरकार है, इसी वास्ते ग्राउंड तक बात नहीं पहुंची। पोर्टल बना दिए, पोर्टल चलते नहीं, हर आदमी को पोर्टल का ज्ञान नहीं। तो ये इनकी शिकार है। बेरोजगारी आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में। अब कहते हैं CMI की ये रिपोर्ट नहीं मानते। CMI में और स्टेटों की भी तो दे रखी है, गुजरात की कितनी है CMI की रिपोर्ट होती है। और SDG की जो रिपोर्ट है, नीति आयोग की है, उसके अनुसार भी हम केरल के बाद हम हाईएस्ट केरल में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा है, और दूसरे यहाँ पर है CMI की देखो ना सबसे ज्यादा यहाँ पर है हमारी, जबकि नेशनल एवरेज 7.6 है इंडिया की, और हमारी 26.9 इस महीने की 10 अगस्त की थी हमारी। और स्टेटों की तो गुजरात की 2% है, 3% है, किसी कितनी है,
पंजाब से भी ज्यादा है हमारे बेरोजगारी। और एसडीजी की भी ये रिपोर्ट है, एसडीजी की भी रिपोर्ट समझो, नेशनल एवरेज 6 पॉइंट जो ये कहते हैं भाई हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। हमारे जो है हरियाणा कितना है 9 पॉइंट समथिंग हरियाणा 9.8 जबकि नेशनल एवरेज 6 पॉइंट कुछ है, तो उससे भी नेशनल एवरेज से भी 37% ज्यादा है, 37% ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। और एक चपरासी की पोस्ट आप अनाउंस कर दो तो उसमें बीए, एमए, पीएचडी हजारों आते हैं। मेरे को एक अभी चल रहा है हरियाणा की बेरोजगारी के, एक आदमी एमबीए था, बेरोजगार घूम रहा था, भटक रहा था, एक बाबा के पास गया, जी मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा। तो बाबा ने सोच समझ के कहा अच्छा भाई तुम्हारे शहरों में सर्कस आ रहा है, वहां कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा तेरे को। वो 5-7 दिन सर्कस के वहां गया, आया, रोजगार नहीं मिला। एक दिन मिल गया, एक दिन बोला सर्कस वाला बोला भाई हमारा भालू मर गया, तो हम जो है भालू की खाल पहन के तुम भालू का काम करते, 7,000 रुपया देखते। मैंने बोला ठीक है जी। तो भालू अपना खाल पहन के उछल कूद करने लगा जैसे करता है, तो साथ वाले पिंजरे में शेर था, वो उसमें चला गया गलती से, तो डर गया। वो कहने लगा शेर को महाराज जंगल के राजा हो आप, मेरे पे रहम करो, मेरे को मत खाना, मेरे को मत मारो, मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं इस वास्ते मेरे को 7,000 रुपये मिलते हैं और बीए पास हूँ मैं तो मजबूरी में हूँ। तो शेर बोला भाई तुम चिंता ना कर, मैं एमए हूँ, मैं भी शेर की खाल पहन रहा हूँ, चल बीए हो एमए उनका बेरोजगारी का ही हाल है। तो आप देख रहे हैं आप इसके होंगे और कोई ध्यान सरकार का नहीं। जो ज्वलमुला जैसे आज पूरा प्रदेश जल में डूबा हुआ बारिश की वजह से, जहाँ पे ड्रेनेज है, ड्रेन सिस्टम है, वहाँ ड्रेन बंद है, पहले सफाई नहीं करी, शहरों में सीवरेज साफ नहीं करे, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारा जल भरा हुआ है। चाहे आप हिसार जला लगाओ, रोहतक लगाओ, सोनीपत लगाओ, जींद लगाओ, ये खासतौर पर ये जिले जो भिवानी लगाओ, ये जिले हैं ये इनमें बड़ा भारी, इनमें सिरसा में भी जलमग्न हुआ है और निकालने का भी प्रबंध नहीं, कहीं तो पंप नहीं है, कहीं मतलब उस किस्म का कोई ध्यान नहीं, इनका प्रयास नहीं है। और जगह जगह बैठे हैं। मेरे को कल मेरे एक डेपुटेशन आया मेरे पास, महाभाई बोला जी हम भावी अध्यापक हैं। भावी अध्यापक, भावी विधायक तो मैंने सुने थे, बन जाते हैं सरपंच भी सुने, भावी सरपंच भी सुने थे, भावी अध्यापक कैसे? बोला जी वो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना इनका, हाँ वो टेस्ट पास करें, हमारे को कई साल हो गए और हम ये भी घूम रहे हैं। तो मैंने कहा और जगह है, जगह हमारे को देते नहीं। तो एक उनमें से बोला जी हम भावी हैं लेकिन अब पूर्व भी इसी तरह उसमें बन जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी हमारे को, भर्ती नहीं करेंगे। इसी प्रकार से ये वेटनरी डिप्लोमा होल्डर्स के तो वो जगह जगह बैठे हैं। तो ये जो विकलांग है ये पानीपत में बैठे हैं, हर जगह आप कहीं जाओ बैठे, लेकिन सरकार बेखबर है। इस प्रकार से जो एक बहुत गंभीर मामला है जो आपस में बड़ा टकराव पैदा कर सकता है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया श्यामलाल के बारे में, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड था? और मैंने कल कहा कि भाई ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया,
तो उसका या तो रिव्यू की आप तैयारी करो या ये अपना कंसोलिडेशन एक्ट में आप अमेंडमेंट लेके आओ। अब 60 साल से जो आदमी बैठा है, 50 साल से जो बैठा है, वो कैसे आप करोगे? आप झगड़े पैदा हो तो उसको बड़ा सोच समझ के उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में पूरा इंटरप्रिटेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो समझना चाहिए, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई करने की, जो इन्होंने जल्दबाजी में वो किया। रोडों का जहां तक सवाल है, तुरंत सारे रोडों का बुरा हाल है। गीता जी की तो फोटो भी दिखाई वहां पर, और जितने उनके विधायक बोले सब ने ये शिकायत करी, कोई रोड मेंटेनेंस नहीं है। अब हाँ, और हमने 75 में उस पर एक रेजोल्यूशन दिया था। देखिए 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनके हम गुणगान करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद तो जो गेहूं भी हम इंपोर्ट करते थे PL 480 के अंदर अमेरिका से, लेकिन इस देश के किसान ने और मजदूर ने, खेती और मजदूर ने जो मेहनत करके अपने वो आत्मनिर्भर बनाया है, उसको भी हमने कहा था भी उसका अभिवादन करना चाहिए, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए किसान मजदूर का भी, जिन्होंने हमारे को इतना किया है। आज हम एक्सपोर्ट की स्थिति में है, ये सब किसान मजदूर की मेहनत है। आज़ादी के बाद जो मिली हमारे को उनकी मेहनत की है, उनका हमने प्रस्ताव किया था लेकिन वो मंजूर नहीं किया हमारा। इस पे बड़े उसकी बात है, गीता जी बता पाएगी कि सिलेबस बदल रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स का नाम जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो विकास करते रहे हैं, उनके नाम से जो सिलेबस में लगाया था उसको विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों इतिहास बुलाना चाहते हैं? इतिहास तो हमारा गौरव में है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, एक से बाद कुर्बानी करी, आज उनको सम्मान करने की बात नहीं चाहिए। बाकी रक्षाबंधन में सब कुछ है, चौधरी बंसीलाल का और चौधरी बंसीलाल तो पहले मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो पंडित बाबूलाल था, तो सारे मुख्यमंत्रियों को डाला, ये गीता जी बता देंगे सिलेबस में सबका डाला। हमने हमारे समय में जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की किताबें छपती हैं, उसमें हमारे हरियाणा के इतिहास में जितने भी मुख्यमंत्री हुए सभी के क्रमबद्ध से उनको सिलेबस में शामिल किया था, ताकि सभी के बारे में जानकारी मिल पाए, उनके राजनीतिक और सामाजिक कैरियर के बारे में। सरकार ने आने के बाद आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, हमारे आजादी से पहले के और आजादी के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको उन्होंने बदलने का काम किया है। इतिहास कभी भी बदला नहीं जा सकता, लेकिन पुस्तकों के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। 75वां वर्ष है, कम से कम लोग हरियाणा में भी बड़ा है। हरियाणा में जिन लोगों का विकास में सहयोग रहा है, जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, सबने अपने अपने समय में अपने हिसाब से विकास किया है, आगे बढ़ा है हमारा प्रदेश। जो कि जब प्रदेश बना, जब तो ये था आया इकोनॉमिकली वायबल रहेगा कि नहीं रहेगा प्रदेश, ये सवाल उठा था हरियाणा का। हम पंजाब से बहुत पीछे थे, आज हम पंजाब से आगे हैं, तो यहाँ के किसान का, मजदूर का, यहाँ के हर नागरिक का और जो भी मुख्यमंत्री रहे उनका सबका वो है उसमें योगदान। ये ज्यादातर 6th 7th 8th वगैरह की जो हमारी इनिशियल बोर्ड्स की सिलेबस छठी से 8वीं तक की किताबों को ज्यादातर ये बदलने का जो काम कर रहे हैं। हमें NCERT महाराजा अग्रसेन का भी ब्रिगेडियर विशाल सिंह का था, बंसीलाल जी थे, जो मुख्यमंत्री रहे उनका सब था। चौधरी रणबीर सिंह होता थे, वो तो फ्रीडम फाइटर्स के उसमें थे। अग्निपथ पे हमारा ये है, शुरू से ये है, ये अग्निपथ जो है ये ना तो फौज के हक में है,
ही युवा पीढ़ी के हक में, क्योंकि अगर इसी हिसाब चले तो हमारी 2 साल भर्ती नहीं हुई कोरोना में, तो फौज की स्ट्रेंथ ऑलरेडी रिड्यूस टू 12 lakhs, और यही चलता रहा, इसी तरह ये चलते रहे तो आगे आने कुछ समय में 6 लाख हो जाएगी, विच इज इनसफिशिएंट इतने बड़े देश के लिए, जबकि चाइना आपके सिर पे बैठा है, पाकिस्तान आपके सिर पे बैठा है, और सब उसके हिसाब में है आपका। और 4 साल की उन्होंने रखी है, 4 साल में से 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने छुट्टी, 2 साल करेंगे और चौथे साल सोचेंगे हमारा भविष्य क्या है, तो उसके लिए मतलब उनका भविष्य अंधकार में है। और फौज में हम आराम से यहाँ सोते हैं, हमारे बहादुर सैनिक बॉर्डर पे अपनी जान बाजी पे लगाते हैं, क्योंकि उनमें एक जज्बा पैदा किया जाता है, एक जज्बा होता है। 4 साल में जज्बा नहीं हो सकता, जैसे रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो जाएगा तो वो रेजिमेंट के उस पे नाम, निशान और झंडा, इसके ऊपर उनकी भावना बड़ी होती है। राष्ट्रीय ध्वज की आज बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत के लिए लड़ते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट अभी शुरू नहीं हुई है, तो आपका क्या मैसेज है कि लोगों को जाना चाहिए इसमें कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, वो तो बेरोजगारी इतनी है, जब मैं बता रहा हूँ, आप ये तो 4 साल के लिए है, आप 4 महीने के लिए भी निकाल दोगे तो भी लाइन लग जाएगी, क्या करेंगे लोग, बेरोजगार क्या करेंगे? लेकिन ये हित में नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं एक सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, कम से कम 26-27 जनरल आज कोई रिटायर है, कोई इन सर्विस है, उनसे मैं टच में हूँ, सबका ये व्यू है, ये फौज के हित में नहीं है, वो जज्बा नहीं बन सकता जो बनता है आप सर्विस में। एक आदमी जो है 19 साल का भर्ती होता था या 18 साल का, 21 साल का भर्ती होता था, 35-36 साल तक नौकरी करता था। अब मैंने असेंबली में कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है अग्निवीर जो होंगे हरियाणा के, उनको नौकरी एश्योर करेंगे। एक्स सर्विसमैन को नहीं कर सके हम, एक्स सर्विसमैन की जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इट इज लेस देन 1.5%। 29,000 है तो कुछ सैकड़ा भर्ती के में है। और मैंने कहा अगर आपकी ये है तो अभी पहली भर्ती होगी, जितने भी हमारे अग्निवीर भर्ती हो हरियाणा के, 75% तो वापिस आना ही है ना, लेकिन 100 के 100 जितने भर्ती हो, सबको पहले ही आप एम्प्लॉयमेंट दे दो और ऑन डेपुटेशन वहां डिफेंस में जान दो, 4 साल के बाद आए तो वो नौकरी ज्वाइन करें, ताकि उनको ये तो हो मेरा फ्यूचर अश्योर्ड है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ऐसी बात क्यों कही, ऐसी बात क्यों कही? उन्होंने कहा हम सबको अश्योर करते हैं, मगर तो इतनी अगर आप क्यों है तो भर्ती तो अभी हो रही है, उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर दो, उसके इसमें तो भाई बाप बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले हो गया, 4 साल में रिटायर होगा, ना उसकी पेंशन है, ना और कोई वो है। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि पॉलिसी बनाएंगे और जॉब गारंटीड देंगे, तो वही मैं कह रहा हूँ, पॉलिसी बनाओ भाई, क्या आपकी भर्ती हो रही है ना, भर्ती हो गई दे, पहले दे 4 साल के बाद उसको आ रही है, 25 आदमी रहेंगे वहां, 25%, 75% तो वापस आएंगे, 25 के विड्रॉ हो जाएंगे, 75 तो नौकरी दो। एक सवाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कई राज्यों में सरकारें गिर रही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हरियाणा में एक गठबंधन सरकार है, बीजेपी जेजेपी के रिश्तों का आप कैसे देख रहे हैं? कई बार देखा गया कि एक दूसरे के पार्टी कार्यकर्ताओं को दूसरी पार्टी ने ज्वाइन करवा दिया, कैसे आप देख रहे हैं? क्यों, इनका नीतिगत तो कोई वो नहीं है ना, तो स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ के गठबंधनों में यही होता है। तो हरियाणा विधानसभा का जो मानसून